नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आज मैं आपको बताऊंगा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से सुपर सीएम कैसे बन गए। हाल ही में महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद जो शिवसेना में जो बगावत हुई थी, उसके बाद एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद सरकार की चाबी देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ही है। इस साल 30 जून को शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन उसके बाद करीब 40 दिनों तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ ये दो लोग ही सरकार चला रहे थे। और इसकी वजह ये थी, मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह ये थी कि कई सारे मुद्दों को लेकर विवाद था, जैसे कि दोनों पार्टियों के बीच में कौन सी पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे और कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय किस पार्टी के हिस्से जाएगा। इन तमाम सवालों की वजह से उलझन पैदा हो गई थी और उसका निपटारा नहीं हो पा रहा था। और इस बीच विपक्ष की ओर से कांग्रेस, एनसीपी जैसी पार्टियां लगातार दबाव बना रही थी। आखिरकार 40 दिनों के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार जरूर हुआ, लेकिन तुरंत विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। आखिर मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिनों बाद विभागों के बंटवारे हुए और जिस तरह से विभागों के बंटवारे किए गए, उससे एक बात साफ हो गई कि भले ही यह सरकार शिवसेना के बागी गुट और बीजेपी ने मिलकर बनाई हो, लेकिन सत्ता की असली चाबी बीजेपी के हाथ में है और बीजेपी में भी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ। और ये इस बात से पता चलता है कि किस पार्टी को कौन से मंत्रालय मिले, कौन से विभाग दिए गए। 30 जून की शाम को जब अचानक देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान हुआ तो सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सबको लग रहा था कि अगर वापस महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता आती है तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और इसे राजनीति में उनका डिमोशन माना गया। लेकिन ऐसा नहीं है। 14 अगस्त की शाम जब मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा हुआ तो ये तस्वीर निकल कर आई कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं और उनके हिस्से में ज्यादा मजबूत और मलाईदार मंत्रालय आए हैं। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय मिला है, यानी कि फडणवीस अब पूरे राज्य भर की पुलिस के राजनीतिक बॉस बन गए हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि गृह मंत्रालय का होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो गृह मंत्री होता है उसके पास असीम अधिकार होते हैं। किसके खिलाफ जांच करवानी है और किसकी जांच रुकवानी है, ये गृह मंत्रालय से ही तय होता आया है भारत में। और सिर्फ गृह मंत्रालय ही नहीं, कई और भी अहम मंत्रालय फडणवीस के हाथ लगे हैं, जैसे कि बिजली मंत्रालय, फडणवीस ऊर्जा मंत्री भी हैं और इसके साथ साथ सिंचाई मंत्रालय भी उनके हाथ लगा है। ये कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिनका कि सीधा जनता से सरोकार है। और सिंचाई मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण इलाके में सिंचाई मंत्रालय काफ़ी अहमियत रखता है और जो बिजली मंत्रालय है वो शहरी इलाके में भी अहमियत रखता है और ग्रामीण इलाके में भी। इसके अलावा न्याय और कानून मंत्रालय भी फडणवीस के हाथों लगा है। लेकिन सबसे अहम फडणवीस को जो मंत्रालय मिला है वो है वित्त मंत्रालय, यानी कि सरकार की तिजोरी की चाबी देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले तक जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और उसमें अजीत पवार जो मुख्यमंत्री थे, उनके पास वित्त मंत्रालय था। तो जो सरकार के बाकी के घटक दल हैं, शिवसेना और कांग्रेस, वो हमेशा ये शिकायत करते थे कि वित्त मंत्रालय की ओर से उनको फंड ही नहीं दिया जाता है, उनको पैसा ही नहीं मिलता है और सारा फंड जो है एनसीपी की तरफ जा रहा है। तो वही वित्त मंत्रालय इस बार हाथ आया है देवेंद्र फडणवीस के। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस की तुलना में कम अहमियत वाले मंत्रालय मिले हैं, जिन्हें कि सियासत में कम अहमियत वाला माना जाता है। लेकिन उनके पास में वो नगर विकास मंत्रालय जरूर है, वो मंत्रालय जो कि जब ठाकरे सरकार थी तब उनके पास था। उसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस की 2014 की सरकार आई थी तब भी उनके पास था और ये एक अहम मंत्रालय माना जाता है। तो जो तमाम मंत्रालय एकनाथ शिंदे के हाथ लगे हैं उनमें एक यही मंत्रालय है जिसे माना जा सकता है कि ये एक तगड़ा मंत्रालय है, ये एक मजबूत मंत्रालय है
जो एकनाथ शिंदे के पास है। नहीं तो उनके पास दूसरे मंत्रालय भी हैं, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग का मंत्रालय है, फिर पुनर्वसन का मंत्रालय है, राहत का मंत्रालय है, इस जैसे मंत्रालय भी हैं उनके पास में। यहाँ एक और बात जो है फडणवीस को कैबिनेट में मजबूत बनाती है वो ये है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे उन्हें ज़्यादा अहम मंत्रालय नहीं दिए गए हैं। जैसे कि सुधीर मुनगंटीवार की बात करें या चंद्रकांत पाटिल की बात करें तो फडणवीस के मुकाबले इन्हें कम मंत्रालय दिए गए हैं और कम अहमियत वाले मंत्रालय दिए गए हैं। सुधीर मुनगंटीवार को ही लें, सुधीर मुनगंटीवार जब पिछली बीजेपी की सरकार थी तो उसमें वित्त और योजना के मंत्री थे, लेकिन इस बार जो एकनाथ शिंदे की कैबिनेट है उसमें वे सांस्कृतिक कार्य मंत्री हैं। चंद्रकांत पाटिल को भी कम अहमियत का मंत्रालय दिया गया है और कई नए चेहरों को या इनसे जूनियर लोगों को अहम मंत्रालय दिए गए हैं। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र भी जरूरी है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो विस्तार की पहली खेप है। कुछ हफ्तों के बाद में दूसरी खेप के मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी और पहली खेप में जिनको जगह नहीं मिली है, जिन्होंने अपनी नाराजगी जताई है, उनको इस दूसरी खेप में जगह मिल सकती है और कई ऐसे मंत्रालय जो फिलहाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हुए हैं वो इन नए मंत्रियों को दिए जा सकते हैं।